नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। और इस वक्त मेरे साथ देश के सूचना प्रसारण एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किसान आंदोलन कैसे जोर पकड़ता जा रहा है। सरकार की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है किसानों को समझाने की, लेकिन इसके बावजूद किसान इस आंदोलन को खत्म करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधे तौर पर। प्रकाश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप देश को सबसे पहले ये समझाएं। हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन 16 दिन हो गए हैं किसानों को आंदोलन करते हुए। तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एक प्रभावी रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया है। मैं चाहूंगा कि आप देश को ये समझाएं कि जो कृषि कानून, जिसको ये कहकर लाया गया था कि किसानों के फायदे का है, किसानों को दुगना फायदा इससे होगा, उस पर किसान देश का इतना आक्रोशित क्यों है? पहले भारत बंद और अब 14 तारीख को देश भर में धरने की बात कर रहे हैं किसान। हेलो। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला मुद्दा यह है कि ये एपीएमसी के विरोध में मैंने 40 साल से किसानों की मांग सुनी है कि एपीएमसी को हमें कंपल्सन मत करो और हमें निश्चित रूप से अल्टरनेट दो। एपीएमसी बंद करने की बात नहीं कही जी, हमने भी नहीं कही। एपीएमसी रहेगी और वहां मंडी में जो भी आज व्यवस्था है वो रहेगी, लेकिन बाहर भी एक दूसरी मंडी निकल सकती है या 2-3 मंडी भी निकाल सकती है, और जहां किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा वो रहना चाहिए जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये उसके फायदे की बात है जी। दूसरी चीज, जो एमएसपी है वो चालू रहेगी। ये लिखित आश्वासन देने को भी सरकार तैयार है। आज तक बिना लिखा पढ़ी के 55 साल एमएसपी चल रही है जी। आगे भी वैसी ही चलेगी, ये बता रहे। तो ये हम दूसरा काम कर रहे हैं जी। तीसरा काम, और यही सरकार है कि जिन्होंने एमएसपी का स्वामीनाथन फॉर्मूला लागू किया, कॉस्ट प्लस 50%। ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। दूसरा बात है कि जब किसानों को लगा कि एपीएमसी के बाहर जो है उनको टैक्स नहीं पड़ेगा, एपीएमसी में टैक्स पड़ता है तो वो करेक्ट नहीं होगा, तो हमने ये कहा है कि दोनों को समान न्याय होगा जी। और राज्य सरकारों को रजिस्ट्रेशन करना है, उसके नियम वो बना सकते हैं। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट तो 1980 में अमरिंदर सिंह ने चालू किया। पेप्सिको के आलू लगाने के लिए, लहर के लिए, वो लेस के लिए वो शुरू किए जी। तो ये पहले ही उन्होंने काम किया था। तो वहां कॉन्ट्रैक्ट कानून ऑलरेडी बन भी गया है जी। हमने संरक्षण दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट कानून के द्वारा हम किसान को संरक्षित करते हैं कि किसी भी तरह से भूमि का सौदा नहीं होगा, केवल भूमि पर खड़े फसल का होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, और इसमें से कभी भी किसान बाहर आ सकता है, ये भी हमने कहा है जी। तो ये मुझे आश्चर्य होता है कि 2007 में यूपीए ने, और कांग्रेस की सरकार थी और शरद पवार कृषि मंत्री थे, और उन्होंने तब एपीएमसी की अलग व्यवस्था करने के लिए मॉडल एक्ट बनाया ऐसा ही, और वो सभी राज्यों को फॉलो अप किया। सभी राज्यों में से 10 राज्यों ने वो कानून स्वीकार भी किया जी। तो अब कैसे मना करते हो? और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी 15 राज्यों में आज लागू है, जहां सारे कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आज नया किया तो उसके खिलाफ कैसे बोलते? एपीएमसी का व्यवस्था पहले ही मॉडल कानून किया था, उसके खिलाफ अब कैसे बोलते? और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट तो सबकी मांग थी कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट रद्द करो, किसान का गला घोटने वाला ये कानून है। अब हमने मुक्त किया। राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम आलू वगैरह बाहर करेंगे, और अभी मैं एक चैनल पे सुन रहा था, मोहन प्रकाश कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि ये तो आलू वगैरह सब बाहर किया रही, यही तो राहुल गांधी ने आश्वासन दिया था।
जावड़ेकर जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, एमएसपी तो ऐसा है नहीं कि अब की है। एमएसपी तो बहुत पुरानी है, 1965 से एमएसपी चली आ रही है, और यानी कि 55 साल हो गए हैं। अब तक ऐसी कोई मांग किसी भी किसान की तरफ से नहीं की गई कि आप एमएसपी को लिखित में दीजिए, एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून लाइए। अब आप ये नया कृषि कानून लेकर आए हैं, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं कि अचानक से ये नया कानून आया और इसके साथ ही एमएसपी की मांग इतनी जोर पकड़ गई कि उसको लिखित में दीजिए, उसको कानून में गारंटी दीजिए, उसके प्रोक्योरमेंट की हमको गारंटी दीजिए, कि किसान सड़क पर उतर गए और 16 दिन से धरने पर बैठे हुए। अचानक से इस कानून के आने के बाद क्यों एमएसपी की मांग इतनी जोर पकड़ रही है? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि ये गलतफहमी मूलतः पंजाब के किसानों में ही है। एक्चुअली पंजाब के किसानों ने इस साल पिछले साल से ज्यादा धान एपीएमसी में बेचा है, सरकार ने खरीद किया है। पिछले साल से ज्यादा एमएसपी उनको मिली है। 34,000 करोड़ रुपए आज किसानों को पंजाब में मिले हैं। ये केवल और केवल ये इसी कारण मिले हैं कि एमएसपी जीवित है। तो ये जानबूझ के भ्रम फैला गया कि एमएसपी खत्म होगी, एपीएमसी खत्म होगी तो आपकी धान खरीद खत्म होगी। तो तीनों कानून बनने के बाद भी चल रहा है। जो हाथ में अच्छे सोने का कंगन पहनोगे तो कंगन के लिए आईने की जरूरत नहीं होती। तो ये हमें समझना चाहिए कि निश्चित रूप से ये एक प्रोग्रेसिव कानून किया है और उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। प्रकाश जी, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, भ्रम। इसी शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था कि ये जो नया कृषि कानून है, इसको लेकर एक भ्रम फैलाया जा रहा है। सवाल यह है कि वो भ्रम कौन फैला रहा है। और दूसरी बात यह कि अभी जो आपने एक लिखित आश्वासन दिया था, एक प्रस्ताव आपने किसानों को भेजा था, लेकिन किसानों ने उसको यह कहकर ठुकरा दिया कि गोलमोल बात सरकार कर रही है। क्या ये उसी भ्रम का नतीजा आप देख रहे हैं? ये मूल कहां आंदोलन हो रहा है? क्या केरल में आंदोलन हो रहा है? तमिलनाडु में आंदोलन हो रहा है? आंध्र में हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है? कहीं भी नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है? नहीं हो रहा है। केवल पंजाब में हो रहा है। और पंजाब में जो हो रहा है वो तीनों राजनीतिक दल वहां उसी भ्रम को पालने में लगे हैं। उसमें अकाली दल भी है, आम आदमी पार्टी भी है और मूल सत्तारूढ़ कांग्रेस दल भी है। जी, तो पंजाब में ही आंदोलन है। अच्छा, एक चीज और है प्रकाश जी, जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता जा रहा है किसानों का, वैसे वैसे इसमें बहुत नई चीजें हो रही हैं। मैं आज की बात करूं तो जो टीकरी बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं धरने पर, आंदोलन जो किसान कर रहे हैं, उनके हाथों में आज शर्जील इमाम के पोस्टर नजर आए, उनके हाथों में उमर खालिद के आज पोस्टर नजर आए। और ये तस्वीरें देखकर वाकई में मतलब मैं बहुत हैरान रह गया कि कहां किसान आंदोलन और कहां ये लोग जिनका किसानों से दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। वामपंथी नेताओं के पोस्टर भी वहां पर लहराए जा रहे थे। क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन अब एक गलत दिशा पकड़ता जा रहा है या फिर इसको हाईजैक करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल हाईजैक करने की कोशिश हो रही है। किसानों का आंदोलन अब किसानों का नहीं रहा है। वो अब शर्जील इमाम और उनको गिरफ्तार क्यों किया है और पुलिस ने भी बेल क्यों नहीं दिया है? क्योंकि उन पर चार्जशीट जो है उसमें दम है और इसीलिए उनको छोड़ो। ये मांग किसान के आंदोलन का हिस्सा कैसे हो सकती है? लेकिन ये केवल हुआ नहीं। मैंने 2 दिन पहले लंदन के, न्यूयॉर्क के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के प्रदर्शन देखे। वहां खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, खालिस्तान के झंडे फहराए गए, खालिस्तान के पूरा जो उनके लीडर्स है उनके फोटो लहराए गए। तो ये जो सब हो रहा है इसका मतलब है कि निश्चित रूप से इस आंदोलन का फायदा उठाकर फिर से एक शाहीन बाग का माहौल तैयार करने की ये कोशिश है और उसका देश में एक बड़ा प्रॉब्लम तैयार करे, ये उनका उद्देश्य है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इस तरह की चीजों के पीछे कौन लोग हैं और क्या सरकार की उन पर बराबर नजर है?
अगर किसानों का आंदोलन है, कोई इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है और इतनी गलत दिशा दे रहा है कि उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। शर्जील इमाम पर यह आरोप है कि असम को देश से अलग करने की कोशिश वाले बयान देता है, और उमर खालिद पर टुकड़े टुकड़े गैंग देशद्रोह का आरोप है। तो ऐसे शख्सों के तस्वीरें अगर इस तरह के आंदोलन में लहराई जाएंगी तो सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। नहीं, लेकिन चिंता की बात है, ये किसानों के लिए भी चिंता की बात है कि उनका आंदोलन तो भटक गया। तो किसानों को चाहिए कि अब घर वापस जाए, आंदोलन सड़क पर जो चल रहा है वो समाप्त करे, और जो 40 लोग उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में चुने हैं उनको चर्चा करने के लिए और भेजे। कृषि मंत्री ने निमंत्रण दिया है कि चर्चा और भी करने को हम तैयार है, और जो सारे संशोधन है वो कैसे होंगे वो भी बताए जाएंगे। तो बात किस पॉइंट पर अटक रही है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सरकार की ओर से प्रयास नहीं हो रहे, एक बार नहीं 5-5 बार सरकार की ओर से प्रयास किए गए। किसान नेताओं से नरेंद्र सिंह तोमर मिले, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंत्रियों की बैठक ली, प्रस्ताव आपकी तरफ से भेजा गया। बात कहां पर अटक रही है? मैं तो जो पंजाब के सर्वसामान्य किसान आए हैं उनको आह्वान करना चाहता हूं कि भाई आप देखिए, आपके आंदोलन को भटकाने की कोई कोशिश कर रहा है, उससे बचिए। और आपकी मांगे मूल जो थी, भ्रम एक जो पैदा किया था कि एमएसपी जाएगी, एपीएमसी जाएगी, वो नहीं जा रही है। और जो रिपेयर करना चाहिए, जो संशोधन करने चाहिए, वो सरकार ने मान्य किए हैं, तो उसको आगे लेकर जाएंगे। आप पराली का मुद्दा भी आगे आ सकता है, उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे, तो चिंता ना करें। लेकिन एक अभी यह आंदोलन खत्म करने का समय है। किसी को कोरोना न हो और ठंड में किसी को दुर्घटना न हो, ये देखने की जरूरत है। प्रकाश जी, आपने एमएसपी पर यहां पर इंडिया न्यूज के माध्यम से किसानों को भ्रम दूर करने का प्रयास किया, एपीएमसी पर आपने भ्रम दूर करने का प्रयास किया, लेकिन एक और किसानों की चिंता का विषय है, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। किसानों को ये डर है या आशंका है या फिर उनके अंदर ये भी भ्रम फैलाया गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो भाई आपकी जमीन चली जाएगी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आपकी जमीन पर स्ट्रक्चर खड़ा कर लेगा, आपकी जमीन कब्जा लेगा। मैं चाहता हूं कि इंडिया न्यूज के माध्यम से आप ये भ्रम दूर करें किसानों का। नहीं, ये तो बिल्कुल साफ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही बना है किसान के संरक्षण के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि सौदा केवल और केवल खड़े फसल का होगा, जमीन का नहीं होगा। और इवन फसल के सौदे से भी किसान कभी भी बाहर आ सकता है अगर उसको ज्यादा दाम दूसरा कोई दे रहा है तो। लेकिन हमें समझना चाहिए गंभीर बात क्या है। हमारे देश के कृषि की उत्पादकता दुनिया से आधी है, और ये उत्पादकता बढ़ाना ही किसान के समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। जी, ये उत्पादक बढ़ाने के लिए निवेश चाहिए, तकनीक चाहिए, नए खाद और नए बीज चाहिए। ये करने के लिए कोई पैसा डालने को अगर तैयार है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता है तो किसान का कोई भी अधिकार नहीं जाएगा। लेकिन एक नए सिरे से खेती होगी और किसान को डबल आय मिलेगी, ये तुरंत शुरू होगा। तो ये क्यों बुरा बात है? और उसकी भूमिका कभी सौदा नहीं होगा। और एक चीज और है प्रकाश जी, यही इसी क्लॉज से लेकर जो नेक्स्ट क्लॉज है उसको लेकर भी मिसगाइड किया जा रहा है कि जमीन आपकी हत्या लेंगे, उसके बाद आप एसडीएम से ऊपर कहीं नहीं जा पाओगे, कोर्ट में आप आगे नहीं जा पाओगे। ये भी एक तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसको भी थोड़ा सा दूर कीजिए आप। ये तो ऐसा है, ये कभी हमने कहा ही नहीं कि व्यापारियों को ही बेचना पड़ेगा। ये तो एपीएमसी में भी आरटीआई होते हैं, व्यापारी होते हैं। लेकिन 30-40 जिनको लाइसेंस मिलता है वो ही उनके पास ही देना पड़ता है। तो हम दोनों दुकानें एक तरह से चालू रखेंगे, एपीएमसी भी चालू रहेगी और बाहर का भी दुकान किसी का है तो चालू रहेगा। जहां किसान को फायदे का सौदा नजर आएगा वही वो बेचेंगे, अपने घर से भी बेच सकेंगे। आज सामान उठाकर एपीएमसी में लाना पड़ता है, अगर कोई उनके घर से ले जाने को तैयार है और घर से अच्छा सौदा मिलता है तो वो किसान घर से सौदा करेगा।
लेकिन प्रकाश जी, अब तक जो बात समझ में आ रही है, किसानों ने हर बार सरकार के प्रस्ताव को वापस लौटा दिया, हर बार जो मीटिंग है वो बेनतीजा नजर आ रही है अब तक। तो किसान सिर्फ एक बात पर अड़े हैं कि भाई आपको ये बिल वापस लेने पड़ेंगे, और यस या नो की बात आ गई है। आपको लग रहा है कि यस या नो इस समस्या का समाधान हो सकता है? क्योंकि किसान धमकी दे रहे हैं कि सरकार यस या नो अगर नहीं करती है तो फिर हम रेलवे ट्रैक बाधित करेंगे, और इस बार रेलवे ट्रैक दिल्ली एनसीआर और सिर्फ पंजाब के नहीं होंगे, पूरे देश के होंगे। क्या यस या नो इस समस्या का समाधान हो सकता है? ऐसा है, पहले तो पंजाब में रेलवे ट्रैक बंद किए थे, किसानों को ही खाद और बाकी चीजों की आपूर्ति करने की जरूरत जब पड़ी तो शुरू हुए, और पंजाब के रेल शुरू हुए। इतना आसान भी नहीं होता है। और दूसरी बात समझनी चाहिए कि किसान आंदोलन को कोई हवा तो दे रहा है, कोई जानबूझ के उनका समाधान होने के बावजूद भी उसको खींचना चाहता है। वो कौन है, उनके रूप भी सामने आएंगे, चेहरे भी सामने आएंगे, और ये किसान के शत्रु होंगे, किसान के मित्र नहीं हो सकते। सर, मैं इससे पहले कि मैं बंगाल चुनाव पर चलूं, मैं आपसे चाहूंगा कि ये आप मुझे बताएं कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान आप लोग करेंगे, क्योंकि 16 दिन हो गए हैं, किसान बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम राशन पानी सब लेकर आए हैं, हम सड़क पर बैठे हैं, जब तक ये कानून वापस नहीं लेती सरकार हम हटने वाले नहीं हैं। और अब तो ये भी खबरें मिल रही हैं कि और भी किसान भर भर कर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, दिल्ली की रोड जाम करने की बात कर रहे हैं, दिल्ली जयपुर हाईवे, दिल्ली आगरा हाईवे, सब हाईवे जाम करने की बात कर रहे हैं। तो अब क्या सरकार की स्ट्रेटजी है, क्या प्लान ऑफ एक्शन सरकार का आगे रहेगा? क्योंकि अगर ये बढ़ता है तो फिर जाहिर तौर पर दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। सरकार का विश्वास है कि मैंने तो अनेक आंदोलन 50 साल में मेरे देखे हैं सार्वजनिक जीवन में, तो उसमें मैंने ये देखा है कि किसी न किसी रूप से चर्चा से ही समस्या हल होती है, हुदड़ंग करने से नहीं होती है। और इसलिए अगर हुदड़ंग का बात आती है तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था कैसे मेंटेन करना है ये सरकार जानती है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है संवाद। और कल भी एक तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि संवाद ही आखिरी रास्ता है, महत्वपूर्ण रास्ता है, और मुझे विश्वास है कि संवाद होगा, समस्या हल होगी, समाधान निकलेगा। क्या सरकार किसान कानून वापस लेगी जो किसान कह रहे हैं? नहीं, वापस लेने का सवाल ही नहीं है। जब उसमें अगर जो आशंका है उसका अगर समाधान होता है तो वापस लेने का कहाँ सवाल आता है? अरे ये किसान के फायदे के लिए किया है, ये किसान ने देश भर मांग की, इसके लिए हुआ है। यही कानून 2007 में शरद पवार ने किया था, जो 10 राज्यों ने स्वीकार किया है। यही कानून कांग्रेस के 15 मुख्यमंत्रियों ने स्वीकार करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू किया है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट रद्द करने की मांग पहले से ही हुई है। तो ये जो सब हुआ है वो किसानों के मांगों पर हुआ है, और वो मांग आज की नहीं है, 15-20 साल से है। इसमें भूपेंद्र मान है, उनके खुद के ऐसे बहुत सारे मैं दिखा सकता हूं ट्रिब्यून के न्यूज क्लिपिंग्स कि जिसमें लिखा है कि भाई ये सब सरकार गलत कर रही है, हमें एपीएमसी से मुक्ति चाहिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत चाहिए और ढंग से चाहिए, यही वो मांग कर रहे हैं, और इसेंशियल कमोडिटी से छुटकारा चाहिए। किसान आंदोलन को हवा देने के पीछे आप विपक्ष का कुछ रोल देख रहे हैं? क्योंकि अभी हमने देखा था राहुल गांधी 5 लोगों के साथ राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हीं की पार्टी के दिग्विजय सिंह ट्वीट कर देते हैं कि हमको कोई उम्मीद नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है? नहीं, कंफ्यूजन भी क्रिएट किया जा रहा है। कुछ लोगों को लगता होगा कि यही मौका है कि सरकार के खिलाफ माहौल करे। अभी इतना सब हो रहा है तो भी राजस्थान के किसान ने बीजेपी को वोट दिया है। कभी जो सीटें हमने नहीं जीती वो जीती है। इसका मतलब क्या है? कृषि सुधार को उन्होंने पसंद किया है। अगर नापसंद होता तो वो हमें वोट नहीं देते। अरुणाचल में दिए, क्या अरुणाचल में किसान नहीं है? राजस्थान, तेलंगाना में एकदम मुख्यमंत्री के सीट के नजदीक जो सीट है वो हमने जीती है, तो वो भी तो किसान ही है। तो किसान अगर एक के बाद एक अपना पक्ष बता रहे हैं तो ये कैसे होगा?
ठीक है सर, मैं अब बंगाल चुनाव पर आता हूं। मुझे लगता है कि आपने जो बातें कही हैं काफी हद तक जो किसानों की शंकाओं का समाधान है, आपने पॉइंट टू पॉइंट किया है। मैं बंगाल चुनाव पर आता हूं। सर, बंगाल में अभी हम देख रहे हैं कि जो स्थिति है वो बहुत खराब स्थिति एक तरह से नजर आ रही है। चुनावी हिंसा देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार इस बात के आरोप भी लगाती रही है कि कई बीजेपी कार्यकर्ता, करीब 125 बीजेपी कार्यकर्ता हैं जिनकी हत्या कर दी गई और टीएमसी पर सीधा आरोप लगता है। लेकिन इस बार तो निशाना सीधा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय। ये हो क्या रहा बंगाल में? नहीं, इसीलिए कल जो बंगाल में घटित हुआ है वो अचानक नहीं हुआ है, वो साजिश के तहत हुआ है। और जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस डर गई है, उनको सत्ता जाने का पूरा चित्र दिख रहा है, इसलिए वो किसी भी तरह से बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या करना और बीजेपी के नेताओं पर हमले करना, ये उन्होंने काम शुरू किया है। उनको लगता है कि इसी तरह से हम जीतेंगे। अब वो नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे और उनका हारना निश्चित है। जनता उनको हराएगी। लेकिन प्रकाश जी, जो एक टकराव इस समय पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक इलेक्टेड सीएम और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट राज्यपाल, दोनों के बीच में सीधे तौर पर टकराव देखने को मिल रहा है और इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जाता है। जब एक स्टेट के दो सुप्रीम पावर जिस तरह से आपस में भिड़ेंगे, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली किया जा रहा है, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नहीं, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना हो, यही तो हमारी इच्छा है। और इसलिए जो जिस तरह से ममता की भाषा है, नड्डा फड्डा चड्डा, ये क्या भाषा है? कौन सी सिविलिटी है? और ये इस तरह से अगर कोई कहेगा तो ये कोई सभ्यता तो है नहीं। सारी सभ्यता की मर्यादा लांघ दी। अरे हार जाओगे एक बार चुनाव तो क्यों नहीं हारोगे? आपको कोई अमर वरदान मिला है कि आप कैसे भी काम करोगे तो भी जीतते रहोगे? नहीं मिला है। तो ये हमें समझना चाहिए कि चुनाव में हार जीत होती है। इस बार आपकी बारी हारने की है तो हारो। सर, जो अभी राज्यपाल ने जो सिफारिश की है अब सेंटर को, उस पर आगे अब क्या एक्शन सेंटर लेने वाला है? क्योंकि ये भी जानकारी है कि डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया गया है जिस तरह से हिंसा वहां पर हो रही है। इसके बाद बीजेपी अब किस तरह का एक्शन वहां पर लेने वाली है, जो केंद्र सरकार है? बीजेपी, देखो केंद्र सरकार क्या एक्शन लेगी ये तो गृह मंत्री बता सकते, लेकिन गृह मंत्री खुद ही 19-20 तारीख को बंगाल में जा रहे हैं। हमारा तो प्रचार का काम है। हम ये विश्वास करते हैं कि हिंसा का रास्ता छोड़ेंगे और आचार संहिता लागू होने पर तो निश्चित ही समाप्त होती है, होनी चाहिए। लेकिन चुनाव में भी इस तरह से दंगा करने की कोशिश करेंगे तो उनके तो डिपॉजिट भी नहीं बचेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। बीजेपी नेता ही राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। क्या ये है इस समय सरकार के दिमाग में ये विकल्प हो सकता है, राष्ट्रपति शासन? नहीं, देखो पार्टी तो अपने तरीके से मांग करती है, जो भी सरकार अपने तरीके से निर्णय करती है। तो सरकार के निर्णय तो गृह मंत्रालय करता है, सरकार करती है। इसके बारे में जब हुआ नहीं है तो चर्चा करना गलत है। अब अमित शाह जाने वाले हैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर। अभी जेपी नड्डा जी 2 दिन के दौरे पर गए थे, हमने देखा उनके साथ क्या हुआ। अब अमित शाह जाने वाले हैं, आगे की वहां पर क्या रणनीति रहने वाली है? नहीं, हम तो प्रचार करेंगे। देश भर के हमारे कार्यकर्ता जाते, वो कहते हैं बाहर के क्यों आ रहे हैं? अरे पूरा बंगाल उड़ गया है। हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूं प्रकाश जी। वो ममता बनर्जी सिर्फ ये नहीं कहती बाहर के, ममता बनर्जी बंगाली है। हाँ, ममता बनर्जी में जन्मे हैं, बंगाल में रहते हैं, बंगाल में ही आजीविका करते हैं और बंगाल के अच्छा सोनार बांग्ला करने के लिए इस बार ममता को हराएंगे और भाजपा को जिताएंगे। ममता बनर्जी सिर्फ ये नहीं कहती है कि बाहर के हैं। ममता बनर्जी ने जो टर्म यूज की है कि ये बाहर के गुंडे हैं, इनको मत घुसने दो। आपको क्या लगता है कि ये जमीन खिसकती हुई दिख रही है इस तरह की, इसलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं? बिल्कुल, जमीन खिसकने लगी है, ये उनको भी एहसास हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये अब समझ नहीं रहे कि क्या करे।
लेकिन वो हिंसा के रास्ते के सिवा दूसरा कुछ सोच नहीं सकते। हमें उनको समझना चाहिए बीजेपी की इमेज और काम ऐसा नहीं है कि हिंसा के रास्ते पर जाए। हम कोई कम्युनिस्ट या कम्युनिस्ट माले नहीं है, हम हिंसा के रास्ते नहीं जाते। हम तो शांति से ही कर्नाटक जीते हैं, हम शांति से ही हर राज्य जीते हैं। गुजरात में कभी हिंसा हुई, बाकी कहाँ हिंसा हुई? जो राज्य बिहार में अभी जीता, बिहार में हिंसा हमारे तरफ से तो कुछ नहीं हुई जी। और शांतिपूर्ण तरीके से हम जीतते हैं। अब बंगाल की बारी है, बंगाल भी हम शांतिपूर्ण तरीके से जीतेंगे, लोगों का विश्वास अर्जित करके जीतेंगे और जो हिंसा करेंगे उनको मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड पराजय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी, आपने समय दिया। किसान आंदोलन पर आपने हमसे डिटेल में बात की, बंगाल में जिस तरह से हिंसा हो रही है उस पर क्या सरकार का अगला प्लान ऑफ एक्शन होगा, इस पर बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।